मयंक ने इंदौर के कॉलेज के बारे में अक्सर लोगों को कहते सुना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। सालों से उस कॉलेज में भयानक आत्माओं का साया है, लेकिन फिर भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके मयंक इंदौर के उसी भूतिया कॉलेज में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने आया, क्योंकि बाकी कॉलेजेस के मुकाबले उस कॉलेज की फीस बहुत ही कम थी और मयंक इतने अमीर परिवार से नहीं था कि वो किसी और कॉलेज से अपने मास्टर्स की पढ़ाई अफोर्ड कर सके। कॉलेज के ठीक सामने ही कॉलेज वालों ने स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल बनाया हुआ था। मयंक दूर गांव से वहां आया था, इसलिए उसने वहां रहने के लिए हॉस्टल में ही एक रूम ले लिया था। अक्सर कॉलेज के हॉस्टल्स के रूम्स में एक साथ कई बच्चे रहा करते हैं, लेकिन उस हॉस्टल में तो पूरे फ्लोर पर मुश्किल से रहने वाले 10 बच्चे भी नहीं थे। हॉस्टल के आधे से ज्यादा रूम्स बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। यार, इस हॉस्टल का माहौल देखकर तो मुझे भी डर सा लग रहा है। एक तो सामने ये कॉलेज देखने में इतना भयानक लग रहा है, ऊपर से ये हॉस्टल इतना सुनसान है। ऐसा लग रहा है कि मैं चारों तरफ भूतों से घिरा हुआ हूँ। मयंक ने जैसे ही ऐसा कहा कि तभी अचानक उसके रूम की खिड़की बहुत ही तेज आवाज के साथ खुल गई। ये खिड़की ऐसे कैसे खुल गई? इसे तो मैंने अभी लॉक किया था। लगता है तेज हवा से खुल गई। उस आवाज को सुनकर मयंक की रूह कांप गई, क्योंकि उस समय उसके साथ रूम में और कोई भी नहीं था। मेरा भ्रम है ये। खिड़की बंद कर दो, वरना वो आ जाएगी। दोबारा से वही आवाज सुनकर मयंक हिम्मत करते हुए पीछे की ओर मुड़ा तो उसके सामने कॉलेज का वॉचमैन खड़ा हुआ था। वो वॉचमैन अंकल, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो गेट को अंदर से लॉक किया हुआ था। मयंक ने जैसे ही वॉचमैन से ये पूछा तो वो मयंक को बड़े ही भयानक तरीके से देखने लगा। उसने खिड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ अपने आप बहुत ही लंबा होता हुआ खिड़की तक जा पहुंचा। अपनी आंखों के सामने का ये नजारा देखकर डर के मारे मयंक का पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग गया कि तभी उसके फोन पर रिंग हुई। रिंग की आवाज से अचानक उसकी नींद खुली। तब उसे पता चला कि वो महज एक सपना देख रहा था, तो उसकी जान में जान आई। फोन पर उसकी माँ की कॉल आ रही थी। उसने फोन में समय देखा तो अभी रात के 10 ही बजे थे। उसने अपनी माँ की कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ माँ। ठीक से पहुंच गया ना बेटा? वहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? उस जगह के बारे में बहुत बुरा सुना है हमने। देख बेटा, तू भगवान का नाम जप करता रही हो, खासकर सोने से पहले तो भगवान का नाम लेकर ही सोई हो। आप चिंता मत करो माँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ तुम। इतना कहकर मयंक ने फोन रख दिया। वो साइड टेबल पर अपना फोन रखकर जैसे ही दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर लेटने लगा, तभी अचानक बहुत तेज आवाज के साथ उसके कमरे की खिड़की खुल गई। अरे यार, अब ये सेम सीन तो मैंने सपने में देखा। लॉक करने के बाद ये खिड़की कैसे खुल गई? मयंक जैसे ही बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करने गया तो उसे कॉलेज के एक रूम की खिड़की से 2 लोग दिखाई दी। मयंक साफ देख पा रहा था कि उनमें से एक आदमी के हाथों में एक चाकू है और दूसरा आदमी उससे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मयंक वो सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कैसे कॉलेज के अंदर कोई किसी को मार सकता है? मुझे गार्ड को बुलाना होगा। मयंक ने घबराते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला। तभी उसने देखा कि उसके सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उस कमरे में खड़ा लड़का मयंक को बड़े ही भयानक तरीके से घूर रहा है। सुनो, वो वहां सामने कॉलेज में एक आदमी किसी को मारने वाला है। तुम चलो मेरे साथ। मयंक की ये बात सुनकर वो लड़का बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया और उसने अंदर से बड़े ही तेज झटके के साथ कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया। ये कैसे लोग हैं? वहां किसी की जान खतरे में है और किसी को फिक्र ही नहीं है। मयंक जल्दी से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गार्ड के पास गया। अंकल, वहां कॉलेज के 3rd फ्लोर पर उस रूम में एक आदमी किसी को मार रहा है। मयंक की ये बात सुनकर
वो नाइट गार्ड भी उसे देखकर बहुत भयानक तरीके से मुस्कुराने लगा और बिना कुछ बोले वहां से उठकर अंदर की तरफ चला गया कि तभी मयंक को कॉलेज के 3rd फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। इन सब लोगों का तो दिमाग खराब हो चुका है। मैं अकेले वहां कैसे जाऊं? हाँ, पुलिस को फोन करता हूं। मयंक ने जैसे ही पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो एक रिंग बजते ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ओह नो, इस फोन को भी अभी ही स्विच ऑफ होना था। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, ये लोहे का डंडा लेकर जाता हूं। अगर उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उस पर वार कर दूंगा। मयंक अपने हाथ में उस लोहे के डंडे को लेकर घबराते हुए कॉलेज के अंदर गया। वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो उसे वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। इतने सारे लोगों के चीखने की आवाज, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मयंक के ऐसा कहते ही फ्लोर पर बनी बायोलॉजी लैब के दरवाजे को कोई अंदर से जोर जोर से खटकाने लगा। मयंक ने हिम्मत करते हुए जैसे ही बायोलॉजी लैब का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जिस रूम के अंदर से अभी दरवाजा बजाने की इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी और बायोलॉजी लैब के जिस नज़ारे को उसने अपने रूम की खिड़की से देखा, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो इस रूम में इतने सारे लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। कोई ये दरवाजा खटखटा रहा था। मयंक के ऐसा कहते ही कोई बहुत जोर से उसके कान में चिल्लाया और बायोलॉजी लैब के अंदर से एक भयानक लंबा हाथ निकलकर मयंक को लैब के अंदर खींचने लगा। मयंक ने खुद को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश की। वो अपने दूसरे हाथ में पकड़े उस लोहे के डंडे से उस भयानक हाथ पर वार करने लगा कि तभी लैब के अंदर से अचानक वैसे ही बहुत सारे हाथ मयंक की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने उसके शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया। उनकी खींचातानी में मयंक जमीन पर गिर पड़ा और वो भयानक हाथ उसे घसीटते हुए बायोलॉजी लैब के अंदर ले गए। लैब के अंदर पहुंचते ही अचानक लैब का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लैब की लाइट्स बार बार बंद चालू होने लगी। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज जाने दो मुझे। आज के बाद मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। नो 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 नो, यहाँ पर जो एक बार आता है वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। मयंक के कानों में जैसे ही वो आवाज पड़ी तभी उसे एहसास हुआ कि कोई धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पास आ रहा है। तो मयंक पीछे की तरफ सरकते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक लैब के अंदर हल्की सी रोशनी हुई। मयंक ने हिम्मत करते हुए जैसे ही अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो डर के मारे मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों के सामने लोगों के मुर्दा सड़े गले शरीर थे जो चलकर उसी की तरफ आ रहे थे। उनमें से कुछ की आंखें बाहर को लटक रही थी तो किसी का पूरा शरीर कटा फटा हुआ था। मयंक उन्हें देखकर इतना डर गया कि वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पाया और उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो कॉलेज के मेडिकल रूम में था और कॉलेज का पियोन और गार्ड उसके सामने खड़े हुए थे। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं तो... हाँ, मालूम है, तुम उस बायोलॉजी लैब में थे। कितनी बार मना किया है सबको कि कुछ भी हो उस लैब में नहीं जाने के लिए, फिर भी न जाने तुम लोगों को क्या शौक रहता है उधर जाने का। आखिर तुम वहां पर करने क्या गए थे? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कल रात को आपको बताया तो था कि वहां 3rd फ्लोर पर कोई आदमी किसी को चाकू से मार रहा है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मुझे कल रात को यहाँ पर कैसे देख लिया? मैं तो कल रात ड्यूटी पर था ही नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद कभी उस बायोलॉजी लैब में जाने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो वहां से जिंदा लौट आए, वरना वहां पर आज तक जो भी गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। हम उस लैब को कितना भी लॉक कर लें, लेकिन अगले दिन लैब के बाहर वो लगा ताला अपने आप टूट जाता है, इसलिए सावधान रहना। लेकिन ऐसा क्या है उस लैब में? क्या हुआ था वहां? मयंक के पूछने पर गार्ड ने उसे बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले इस कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कि एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे,
वो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। उनका बिहेवियर हमेशा से ही सामान्य लोगों से कुछ अलग था। शुरू में तो उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक दिन वो प्रोफेसर कॉलेज से अचानक गायब हो गए, तब सब लोगों के सामने उनकी सच्चाई पता चली। प्रोफेसर रॉबर्ट अक्सर अपना ज्यादातर समय कॉलेज की बायोलॉजी लैब में ही बिताते थे, लेकिन वो कभी किसी और को बायोलॉजी लैब में आने की परमिशन नहीं देते थे। बायोलॉजी प्रोफेसर के साथ साथ वो कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, इसलिए कोई उनकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। एक रोज जब कई दिन तक पूरे कॉलेज में प्रोफेसर रॉबर्ट को ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिले और ना ही उनकी फैमिली से उनका कोई कांटेक्ट हुआ, तो कॉलेज के लोगों ने उन्हें बायोलॉजी लैब में ढूंढने के बारे में सोचा, क्योंकि वो अपने दिन के ज्यादातर घंटे वहीं बिताया करते थे। कॉलेज के कुछ लोग जब उन्हें ढूंढते हुए बायोलॉजी लैब में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। लैब के अंदर बड़ी ही भयानक हालत में प्रोफेसर रॉबर्ट का मुर्दा शरीर पड़ा हुआ था, जिनकी आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी। लेकिन उस लैब में केवल प्रोफेसर रॉबर्ट ही नहीं, बल्कि 20 से 25 और लोगों के भी मुर्दा शरीर पड़े हुए थे। और वो शव किसी और के नहीं, बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स के थे, जिनमें एक बात कॉमन थी कि वो सभी स्टूडेंट्स किसी ऑर्फनेज या किसी संस्था के जरिए वहां पढ़ने आए थे। उनके आगे पीछे उनके बारे में पूछने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दरअसल प्रोफेसर रॉबर्ट एक बेहद सनकी इंसान थे, जो मरे हुए लोगों पर ये रिसर्च करना चाहते थे कि इंसान के मरने के बाद उसे फिर से कैसे जिंदा किया जा सकता है। उनके इसी पागलपन में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मारकर उनके शरीर को चीर फाड़ कर उन पर अपनी रिसर्च करने लगे। जिस दिन कॉलेज वालों के सामने प्रोफेसर रॉबर्ट का ये काला सच आया, उस दिन के बाद उन्होंने बायोलॉजी लैब को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। लेकिन आज भी उस लैब का लॉक अपने आप खुल जाता है, और आज भी हॉस्टल की खिड़की से बायोलॉजी लैब के अंदर प्रोफेसर रॉबर्ट उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे उन्हें मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ता हुआ नजर आता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन। तो आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर मेहुल, जिन्होंने बहुत से इंटरनेशनल हॉरर लोकेशंस को भी कवर किया है। तो मेहुल, हमारे दर्शकों के साथ जरा अपने कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिसको सुनकर दर्शकों के साथ साथ हम सबके भी रोंगटे खड़े हो जाए। बिल्कुल चेतन, मैं आपके साथ अपना कल रात का ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। जी बताइए। एक्चुअली कल की उस हॉन्टेड लोकेशन पर जाने से पहले ही मुझे कुछ साइंस मिलने शुरू हो गए थे। माँ ने भगवान की आरती की तो पूजा की थाली माँ के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मंदिर में भगवान के सामने जल रहा दिया भी अचानक से बुझ गया। माँ तो पहले ही मेरे इस काम से बहुत डरी हुई रहती है, और जब ये हुआ तो माँ और ज्यादा घबरा गई। बेटा, आज तू कहीं मत जा। भगवान भी बार बार यह आदेश देकर तुझे वहां जाने से रोकना चाह रहे हैं। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। बेटा, तू उस जगह पर मत जा, वो ठीक नहीं है। अरे माँ, तुम तो इस तरह से डर रही हो जैसे मैं पहली बार किसी हॉन्टेड लोकेशन पर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन फिर भी मैं माँ से बहस करके कुछ देर बाद घर से निकल गया। उस समय तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे। मेरे घर से वो हॉन्टेड लोकेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिस्टेंस पर थी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हमेशा की तरह अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट सुनता हुआ लोकेशन के लिए निकल गया। ड्राइव करते मुझे थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन कल रात पहली बार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने सोचा कि घर वापस चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने व्यूअर से उस लोकेशन पर जाने का प्रॉमिस किया था, तो मैं वापस नहीं जा पाया। लगभग पौने घंटा ड्राइव करने के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से चलते चलते बीच रास्ते में ही मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। आसपास का एरिया बिल्कुल सुनसान था। ऐसे में अब मैकेनिक तो मिलता नहीं, तो मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगा। मैं फोन में लोकेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा था कि न जाने क्यों अचानक मेरा फोन हैंग होने लगा। अरे यार, अब मैं लोकेशन पर कैसे पहुंचूंगा? इस फोन को भी ऐसी ही जगह पर हैंग होना था। मैं खुद से ऐसा कह रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। ऐसे सुनसान इलाके में अगर तुम्हारे कंधे पर कोई अचानक अपना हाथ रख दे
तो एक पल के लिए तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो गई। हिम्मत करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े आदमी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उन्हें देखकर मैं थोड़ा शांत हुआ। अरे काका, क्यों इतनी रात को ऐसे डरा रहे हो? आपके चक्कर में अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। चला जा यहाँ से। इतनी रात को इस इलाके में तू क्या करने आया है? पता है ना वो भूतिया हवेली है यहाँ पर। अगर उसकी चपेट में आ गया तो जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। काका, उसी हवेली का रास्ता तो जानना है मुझे। बताओ ना, किधर है वो हवेली? मरना चाहता है क्या? एक बार कहा ना तुझे, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तू भी मारा जाएगा उन सब की तरह। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे की ओर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही मुझे वो हवेली नजर आई। रात के अंधेरे में भी वो हवेली इतनी खूबसूरत लग रही थी तो दिन की रोशनी में आप सोच ही सकते हैं कि वो हवेली कितनी शानदार लगती होगी। मैं पीठ पर टांगे अपने बैग को कसते हुए उस हवेली पर पहुंचा। मैं अंदर जाने के लिए मास्टर की से गेट खोलने लगा तो मैंने देखा कि गेट पर बहुत सारे ताबीज और न जाने कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। मैंने उन ताबीजों को हटाने के लिए जैसे ही उन्हें छुआ तो मुझे एक अजीब सा झटका लगा, जैसे अभी अभी कुछ मेरी बॉडी से निकलकर आर पार हो गया हो। मैं एक बार को थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करते हुए उन ताबीजों को हटाया और मास्टर की से लॉक खोलकर हवेली के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर पहुंचा, मेरे शरीर पर मुझे बहुत भारीपन सा महसूस होने लगा और एक बड़ी सी अजीब सी बदबू पूरी हवेली में फैल गई। वो बदबू इतनी बुरी थी कि मेरी सहन के बाहर हो गई थी। यार, कितनी गंदी बदबू है। अगर थोड़ी देर में यहाँ ऐसे ही रहा तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, रुमाल पर परफ्यूम लगाकर उसे बांध लेता हूँ। मैंने अपने रुमाल पर परफ्यूम लगाया और उसे चेहरे पर बांध लिया। मैं हवेली के कमरों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ा, तभी मुझे वहां किसी औरत की पायलों की आवाज सुनाई दी, जैसे अभी अभी कोई औरत बड़ी ही तेजी से मेरे पीछे से भाग कर गई हो। तब तो आप ऑब्वियसली काफी ज्यादा डर गए होंगे। अरे, मेरी तो मानो आत्मा ही एक पल के लिए मेरे शरीर से निकल गई। मैंने थोड़ी हिम्मत की, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई इस वक्त मेरे साथ यहाँ जरूर है। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं आज तक न जाने कितनी हॉन्टेड लोकेशंस पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ, लेकिन कल रात मेरे साथ जो हुआ वो मैंने पहले कभी फील नहीं किया। मैं सब कुछ इग्नोर करके सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। वहाँ सीढ़ियों पर उस हवेली के पूर्वजों की फोटो लगी हुई थी। मैं उन पर फोकस करके उन्हें अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन उस दीवार पर लगी सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए। मतलब मेरी पूरी बॉडी उस टाइम बहुत बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या था उस फोटो में? वो फोटो उसी बूढ़े आदमी की थी जो मुझे हवेली के पास मिला था और बार बार मुझे हवेली के पास जाने से मना कर रहा था। उस फोटो को देखकर मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही वहां से जाने के लिए नीचे उतरने लगा, तभी किसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैरों को पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरा और मेरा सर सीढ़ी के कोने से टकरा गया। ये देखिए निशान। हाँ भाई, काफी तेज चोट लगी आपको तो, देखो जरा। नहीं प्लीज, टच मत करना, पहले ही बहुत दर्द है इसमें। ओके प्लीज कंटिन्यू। मुझे माथे पर चोट लगी तो मैंने हाथ लगा के देखा, हल्का खून निकल रहा था। मैंने अपने बैग से कपड़ा निकाला और खून को साफ करने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत मेरे कान के पास आकर बड़े ही भयानक तरीके से हंसती हुई मेरे सामने से कहीं गायब हो गई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं जितनी तेज चल सकता था उतनी तेज चलता हुआ मेन गेट की तरफ पहुंचा, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को हाथ लगाया, वैसे ही एक बहुत भयानक औरत अचानक मेरे सामने आ गई। उसने लाल रंग की पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी
उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और वही गंदी बदबू उसके अंदर से आ रही थी। उसे अपने सामने देखकर मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और सोचा इसे नज़रअंदाज करूंगा तो शायद यहाँ से निकल पाऊं। लेकिन तभी वो औरत मुझे बड़े ही भयानक तरीके से देखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर मैं अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरी शर्ट को पकड़कर खींच रहा हो। मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 7-8 साल की बच्ची बड़ी ही भयानक मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली और पूरा चेहरा कटा फटा हुआ था। मैं उसके चेहरे से अपनी नज़र चुरा रहा था। तभी वो भागकर उसी औरत के पास चली गई और उसके साड़ी के पल्लू के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। वो दोनों एकटक मुझे ही देख रही थी। मैं इतना तो समझ गया था कि इनकी आत्मा अब मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। तो फिर आपने क्या किया? आप कैसे वहाँ से बाहर आए? एक्चुअली मैं ऐसी जगहों पे जाता रहता हूँ तो कुछ चीज़ें अपने पास रखता हूँ। मुझे एकदम से याद आया कि एक बार एक तांत्रिक बाबा ने मुझे इन चीज़ों से रक्षा के लिए एक ताबीज़ दिया था। मैं अपने बैग में उस ताबीज़ को ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस ताबीज़ को अपने हाथ में लिया तभी उस बच्ची ने उसकी तरफ देखकर एक फूंक मारी और बड़े ही डरावने तरीके से मुझे घूरने लगी और उसी वक्त वो ताबीज़ जलकर राख हो गया। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ? फिर वो दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से जा चुका था। उन दोनों ने मेरे पीछे की ओर किसी को इशारा किया और कोई अदृश्य शक्ति मुझे घसीटती हुई हवेली के एक अंधेरे कमरे में ले गई। मेरा कैमरा और लाइट उस रूम के बाहर ही गिर गए। रूम में बस मेरी लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों आत्माएं हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही हैं। फिर मैंने हिम्मत की और हवेली का गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जाम हो चुका था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे खोल नहीं पाया। तो मैं तुरंत ही सीढ़ियों से चढ़ता हुआ हवेली की छत पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर वो दोनों मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी मुझे वहां पर वही पायरों की आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा तो वो औरत हवा में उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। तभी मुझे नीचे की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, अंकल मेरे पास आओ ना, यहाँ मैं अकेली हूँ। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मुझे आपके साथ रहना है, यहाँ आओ ना। उसकी आवाज को सुनकर मैं जैसे सम्मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे छत से कूद गया। जमीन पर मेरा खून फैल गया और थोड़ी देर तड़पने के बाद मेरी मौत हो गई। क्या? मतलब तुम मर चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कल रात को ही मर गया था। मेहुल के ऐसा कहते हुए वो किसी भयानक आत्मा के जैसा हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना मुर्दा लोगों और आत्माओं को देखने वाले लोगों की कहानियां सुनने और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने का। तुम्हारी आज की इस वीडियो में भूत से असली सामना कैसे होता है और भूत क्या कर सकता है सभी देख लेंगे। इतना कहकर मेहुल की आत्मा चेतन को मारने के लिए उसकी ओर झपटने लगा। तभी कैमरामैन ने जल्दी से उस रूम में रखे माता रानी के सिंदूर को मेहुल की आत्मा पर फेंक दिया, जिससे उन सब की आंखों के सामने मेहुल की आत्मा एक जोरदार डरावनी आवाज के साथ वहां से गायब हो गई। और इस हादसे से सहम चुके चेतन ने जब कुछ दिन बाद पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को देखा तो वो निशब्द रह गया, क्योंकि वीडियो में सिर्फ चेतन ही दिखाई दे रहा था, जो कि अकेले ही अपने सामने वाली खाली कुर्सी की तरफ देखकर बातें कर रहा था। मेहुल इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था, इसलिए वीडियो में सिर्फ चेतन की ही रिकॉर्डिंग हुई थी। 25 दिसंबर की रात थी। मार्था, पीटर, जेम्स और रुमेसा चर्च में क्रिसमस की प्रेयर्स करने के लिए अपने घर से निकले। चर्च पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए, इसलिए पीटर ठंड भरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पूरी तेजी से अपनी कार को भगाने लगा। अरे बस करो पीटर, चर्च आने वाला है। प्लीज कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। मार्था के ऐसे कहते ही अचानक अपने आप ही उनकी कार बहुत तेज ब्रेक के साथ चर्च के पास में बने कब्रिस्तान के बाहर रुक गई। अरे डफर,
ये तुमने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी क्यों रोक दी? पागल हो गया? अरे यार, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, शायद खराब हो गई है। चलो ना, 2 ही कदम पर तो चर्च है, उतर जाओ गाड़ी से, पैदल चलते हैं। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई साया उनके साथ साथ चल रहा हो। तभी रुमेसा को अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई बड़ी ही दबी सी आवाज में उसका नाम बार बार पुकार रहा हो। तुम लोग प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब तक चर्च नहीं पहुंचूंगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। रुमेसा के ऐसे कहते ही अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ गई, जो उनकी तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मिमियाने लगी। ओह गॉड, इस बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया। चर्च उन सब से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर ही था। वो उस बिल्ली को नजरअंदाज कर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सभी लोग चर्च के अंदर से बाहर की ओर भागने लगे। अरे यार, ये सब इस तरह से चर्च में क्यों भाग रहे हैं? एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। पीटर ने जैसे ही चर्च के पास जाकर देखा तो चर्च की दीवारों से बुरी तरह से खून टपक रहा था। और जब पीटर ने चर्च में लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ देखा तो उसने देखा कि गॉड की आंखों से भी बुरी तरह खून बह रहा है। वो उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने चर्च के फादर को गॉड की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उनकी आंखों से बहते हुए खून को दिखाया। फादर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने आज से पहले चर्च की दीवारों और गॉड की आंखों में ऐसे खून बहते कभी नहीं देखा। मुझे इन्हें ऐसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। माय चाइल्ड, गॉड के इन आंसुओं से मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। पीटर अपने दोस्तों के पास आया और उसने उन सबको फादर की कही हुई बातें बताई, लेकिन जेम्स फादर की उन बातों को मनगढ़ंत कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, कभी सुना है क्या कि चर्च की दीवार और गॉड की मूर्ति से आंसू निकल रहे हो? फादर को चर्च जल्दी बंद करना होगा, इसलिए कुछ नाटक किया होगा। दिस इज नॉट फनी जेम्स, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कैसे? गाड़ी तो हमारी पहले ही खराब हो चुकी है, और तो और मेरा मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? ना तो हम चर्च के अंदर आ सकते हैं और ना ही इस रोड पर रुक सकते हैं। पता है ना कितने क्राइम होते हैं यहाँ। यहाँ रुके तो सुबह तक ऊपर ही जाएंगे। तब तो रात बिताने के लिए हमारे पास एक ही सेफ जगह है, वो देखो कब्रिस्तान। बेचारे लोग आराम से सोते हैं उसके अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर तो क्राइम होने का डर भी नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर आने से पहले तो क्रिमिनल के भी पसीने छूट जाएंगे। चलो यार, वैसे भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सोच कर आए थे और कहाँ जाना पड़ रहा है? इतना कहकर वो चारों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी अचानक उन्हें कुत्तों के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। उन चारों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो चमगादड़ों का एक झुंड अचानक उनके पास आकर उनके सर पर मंडराने लगा। अरे बाप रे बाप, ये चमगादड़ का झुंड कहाँ से आ गया? अरे लकड़ी उठाओ और भगाओ इन्हें यहाँ से। अगर एक बार ये शरीर से चिपक गए तो आफत हो जाएगी। उन सभी ने वहां पर पड़ी लकड़ियों को उठाया और चमगादड़ों पर हमला करने लगे। लकड़ियों के डर से चमगादड़ तो वहां से भाग गए, लेकिन तभी रुमेसा का पैर अचानक लड़खड़ाया और वो एक कब्र पर जाकर गिर गई। कब्र पर गिरते ही वो अचानक और जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गई। अरे अरे, तू तो ऐसे डर के भागा ही जैसे उस कब्र की आत्मा तेरे अंदर ही प्रवेश कर जाती। मार्था के इतने कहते ही जेम्स और पीटर भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या मजाक है ये यार। तभी न जाने जेम्स के मन में क्या खुराफात सूझी कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मजाक उड़ाते हुए उनकी नकल करने लगा। मैं भूत हूँ, डरो मुझसे। डर लग रहा है मुझसे तुम्हें? अरे तुम लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो तो जरूर देखी होगी। वो लोग जो हर जगह जाकर हॉन्टेड बता देते हैं,
मुझे तो उन लोगों की बात पर कभी ट्रस्ट नहीं होता। जब एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उसकी मौजूदगी का एहसास भला किसी को कैसे हो सकता है? वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। चलो आज इस कब्रिस्तान में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी। हेलो स्पिरिट्स, मेरा नाम है मार्था। देखो, अगर हमारे पास कोई भी मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। इतना कहकर मार्था बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक कौवों के एक झुंड ने आकर मार्था पर हमला कर दिया और वो घबराकर जेम्स और पीटर की ओर भागने लगी। तभी अचानक रोमेसा ने मार्था के बालों को बड़ी ही जोर से खींचते हुए उसे दूर जमीन पर फेंक दिया और वो उन सभी की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरी तरह सफेद पड़ गया, जैसे उसका शरीर न जाने कितने सालों से किसी कब्र के अंदर दफन हो। ये तुम्हें क्या हो रहा है रोमेसा? देखो रोमेसा, अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो तो प्लीज प्लीज इसे बंद कर दो। हमें सच में बहुत डर लग रहा है। नो 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 नो, मैं रोमेसा नहीं हूँ। भूल गए? तुम्हारे इस प्यारे दोस्त ने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। पहले तो इस बेवकूफ लड़की ने मेरी कब्र पर गिरकर मुझे गुस्सा दिलाया और उसके बाद तुमने खुद मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब अगर कोई मुझे इतने प्यार से बुलाएगा तो मुझे तो उसके पास आना ही पड़ेगा ना। रोमेसा के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान में उगी झाड़ियां अचानक बड़ी होने लगी और धीरे धीरे करके वो झाड़ियां मार्था के शरीर तक पहुंच गई और उन झाड़ियों में मार्था का पूरा शरीर बुरी तरह जकड़ने लगा। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोमेसा, ये क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मार्था, प्लीज पहचानो मुझे। दर्द के मारे मार्था का बुरा हाल हो रहा था। झाड़ियों की जकड़ की वजह से उसका शरीर अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों की जकड़ से कुछ ही देर में उसके शरीर से बुरी तरह खून बहने लगेगा। जेम्स और पीटर को भी उसे देखकर उस पर तरस आने लगा और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी रोमेसा ने उन दोनों को पकड़कर वहां से दूर फेंक दिया और उन दोनों का सर एक कब्र से जाकर टकरा गया। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हम सब तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना कहकर रोमेसा कब्रिस्तान में दफन हुई कब्रों को बड़े ही भयानक तरीके से घूरने लगी। तभी अचानक कब्रों के अंदर दफन हुए मुर्दा शरीर खुद ब खुद कब्रों से बाहर निकल कर आने लगे। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर जेम्स, पीटर और मार्था की रूह कांप गई। इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, तभी उन आत्माओं ने जेम्स और पीटर के शरीर पर वार कर दिया और वो आत्माएं उन दोनों के शरीर पर बुरी तरह हावी हो गई। रोमेसा की तरह ही अब उन दोनों का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग में बदल गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को, जेम्स, पीटर, प्लीज प्लीज होश में आओ। उन आत्माओं को खुद पर हावी मत होने दो। उन सभी की ऐसी हालत देखकर मार्था बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे अब उसका शरीर भी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वो बार बार पीटर और जेम्स का नाम पुकार कर उन आत्माओं को उनके शरीर पर हावी होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों के शरीर पर हावी हुई वो आत्माएं लगातार मार्था की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी मार्था डर के मारे गॉड का नाम पुकारने लगी। ओह लॉर्ड जीसस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए। मार्था के ऐसे कहने से जेम्स और पीटर के शरीर में प्रवेश की वो आत्माएं अचानक रोमेसा से दूर जाने लगी।
तभी मार्था ने जोर जोर से उन तीनों के सामने गॉड का नाम लेना शुरू कर दिया और वो बार बार बाइबल के कुछ वर्सेस को तेज आवाज में दोहराने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां पास से गुजर रहे एक पादरी का ध्यान कब्रिस्तान की ओर पड़ा। जब उन्होंने कब्रिस्तान की ओर देखा तो वो दौड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। ओह नो, अगर रात 12 से पहले इन आत्माओं ने इन बच्चों के शरीर को नहीं छोड़ा तो ये आत्माएं इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। मुझे इसी वक्त इन सब के शरीर पर होली वाटर छिड़कना होगा, नहीं तो इन शैतानी आत्माओं को इनके शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर फादर जैसे ही होली वाटर की बोतल को ढूंढने लगे, तभी उन्हें याद आया कि होली वाटर की बोतल तो वो चर्च के अंदर ही भूल चुके हैं। इसलिए वो वहां से बड़ी ही तेजी से चर्च की ओर बढ़े और उन्होंने चर्च पहुंचकर जल्दी से वहां से होली वाटर की बोतल को उठाया और चर्च से निकलने से पहले उन्होंने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की, जिनकी आंखों से अभी भी खून के वो आंसू लगातार बह रहे थे। गॉड, आप अपने सभी बच्चों की रक्षा करना, उन शैतानी आत्माओं से उन सभी की रक्षा करना। इतना कहकर फादर गॉड के सामने हाथ जोड़कर फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़े और उन्होंने कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाइबल के वर्सेस को बोलना शुरू कर दिया। मार्था और फादर दोनों मिलकर तेज आवाज में उन वर्सेस को दोहराने लगे। तभी जेम्स, पीटर और रुमेसा का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा और वो तीनों तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। इससे पहले कि वो आत्माएं किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, फादर ने उन सभी पर होली वाटर को छिड़क दिया। होली वाटर उनके शरीर पर पड़ते ही वो आत्माएं काले साए की तरह उन सभी के शरीर से निकलकर वापस उन कब्रों में समा गई। तभी फादर ने मार्था और अपने शरीर पर भी होली वाटर को छिड़क दिया ताकि कोई भी आत्मा उनके शरीर पर हावी ना हो सके। फादर और मार्था जैसे तैसे उन तीनों को लेकर चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट की आंखों में अब खून भरे वो आंसू नहीं थे और चर्च की दीवारें भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब गॉड के बच्चों पर आया वो संकट अब खत्म हो चुका था। गॉड ने सही समय पर अपने दूत फादर एंथनी को उनके पास भेजकर आज उन सब की जान को बचा लिया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।